हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ये आपकी है हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था गवर्नर जनरल और वायसराय पर। वो क्रम अभी जारी रहेगा। इससे पहले वाली क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के कॉर्नवालिस तक और विलियम बेंटिक तक की हमने बात कर ली थी। उनके टाइम पर क्या क्या बदलाव हुए उनको समझ लिया था। उससे आगे हम बात करेंगे। देखते हैं अगला सवाल है कि किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। सवाल है किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये दास को निर्यात करने की जो प्रथा है वो थी क्या। एक्चुअली में जब से यूरोप में पुनर्जागरण काल आया, नए नए इनोवेशन हुए, तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पर एकाएक बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहे थे। जो है पूंजीवाद जो है ग्रो कर रहा था और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता थी। तो इसलिए वो इंसानों से एकदम जानवर जैसा काम लेते थे, 18-18, 20-20 घंटे काम लेते थे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने दास बनाए हुए थे। तो जो उनकी कॉलोनीज होते थे, चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका हो, वहाँ से वो दासों को लेके जाते थे और उनको एक बंधक बना करके उनसे फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था। तो इसका विरोध भी होता था, जो कॉलोनीज हैं वो इसका विरोध भी करते थे। तो किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसका ऑप्शन सही है 1789 में। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल। डलहौजी द्वारा अवध का विलय निम्न में से किस रीति से हुआ। ठीक है ना। तो डलहौजी का जो राज्यों को विलय करने, हड़प करने की जो नीति थी ना, उसमें जो अवध को उसने विलय किया, उसके पीछे उसने क्या लॉजिक दिया। ठीक है ना। अलग अलग जो उसने राज्यों का हड़प किया, उसके लिए उसने अलग अलग जो है कारण बताए थे। तो अवध को विलय करने का कारण क्या था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसका ऑप्शन है ये आपके सामने, अपहरण की नीति। अपहरण की नीति में जो है एक तरीके से कि जिन राज्यों के पास राजवंश आगे नहीं बढ़ रहा था, जिनके पास कुल को चलाने वाला कोई नहीं था, तो उनका अपहरण कर लेते थे ये लोग। और दूसरा था युद्ध के द्वारा। तो युद्ध के द्वारा तो डलहौजी ने नहीं जीता था। तीसरा है सहायक संधि, तो ये तो बेलेजली का था, ये भी नहीं होगा। चौथा है कुप्रशासन के कारण। तो अवध को डलहौजी ने अंग्रेजी सत्ता के साथ मिलाया, क्या एक्सक्यूज़ दे करके कि वहाँ पर कुप्रशासन है, वहाँ पर शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पर लिस्ट है कि कब कौन शामिल हुआ डलहौजी के उस व्यपगत नीति में, जो उसने अपहरण की नीति अपनाई। उसके तहत सबसे पहले सतारा जो है उसका शिकार बनता है 1848 में। उसके बाद में जैतपुर 1849 में उसका शिकार बनता है। फिर बगात, ये सवाल पूछा गया है पीसीएस में 2-3 बार। बगात 1850 में। उसके बाद में उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, उसके बाद में करौली और उसके बाद में आप देखेंगे अवध। ठीक है ना। तो अवध आपका 1856 में डलहौजी के नीति का शिकार होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, 1857 का विद्रोह भी हम आगे पढ़ेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उससे पहले ये इवेंट्स पर आप अगर नज़र डालें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि 1857 में जो विद्रोह हुआ, उसमें जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो जमींदार लोग थे या छोटे छोटे राजवंश के राजा और रानी लोग थी, क्योंकि उनकी सरकारें चली गई थी, उनकी सरकारों को छीन लिया गया था। सतारा की बात होगी तो नाना साहेब, ठीक है ना, उदयपुर झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, और इन लोगों ने विरोध क्यों किया। या अवध में आप देखेंगे तो बेगम हजरत महल ने किया लखनऊ से। तो इनका जो मुख्य रीज़न था वो यही था कि चूँकि इनकी सत्ताएं हड़प ली गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसलिए ये लोग जो है उस विद्रोह को नेतृत्व दे रहे थे। कोई आइडिया ऑफ इंडिया वहाँ पर नहीं था जिसकी वजह से वो लोग लड़ रहे थे। कोई मतलब वो जो अभी स्वरूप है इंडिया का, ऐसा नहीं था कि इसकी वजह से वो लड़ रहे थे। ठीक है ना। तो वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार उसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, क्योंकि
जो है एक बहुत व्यापक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 1857 का विद्रोह जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें और कंफर्म होंगी। अगला सवाल देखते हैं, डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सा राज्य शिकार बना? तो अभी आपने लिस्ट में देखा था कि सतारा सबसे पहले जो है शिकार बनता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सतारा। अगला सवाल है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, बेंटिक ने किया, ऑकलैंड ने किया, डलहौजी ने किया? तो ये आपको बताना है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो आप जानते हैं कि 1853 में सबसे पहले रेल चलती है इंडिया में, और ये इस समय कौन भारत का वायसराय था, गवर्नर कौन था? तो ये थे डलहौजी साहब। कौन थे? डलहौजी। वही डलहौजी जो हड़प की नीति अपनाने वाले हैं, ठीक है ना। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ये सवाल तो कक्षा 5 से यहाँ पर रखते आए होंगे जनरल नॉलेज की किताबों में, फिर भी परीक्षाओं में आपकी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी कक्षा में कोई पढ़ाई किया हो जो काम आ रहा है तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा बार बार। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा से श्रीरामपुर, या बम्बई से थाड़े, या मद्रास से गुंटूर, या दिल्ली से आगरा? तो इसका जवाब मुझे लगता है कि सबको पता होगा, बम्बई से थाड़े। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 में, 1850 में, या 1840 में, या 1890 में? ठीक है ना। चौथा विकल्प आपको काफ़ी नीचे हो गया, हालांकि वो सही भी नहीं है। इन तीन में से कौन सा सही, जिनको पता कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ कि भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई, बम्बई से थाड़े को शुरू की गई थी, और उस वक्त वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी आप कहना चाहें वो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल यात्रा आरंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल यात्रा आरंभ की? आपने ये वर्ष देख लिया, किसने आरंभ करवाया वो देख लिया, कहाँ से कहाँ आरंभ हुआ ये देख लिया, अब कौन सी कंपनी ने उसको आरंभ कराया था इसको भी याद रख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी है आपका मद्रास रेलवे, ऑप्शन सी है आपका अवध और तिरहुत रेलवे, और ऑप्शन डी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, तो ये है आपका ऑप्शन 4 सही है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसने ही सबसे पहले इंडिया में रेल को आरंभ किया। आगे देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को किसने बनाया? सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को किसने बनाया था? तो ये बनाया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। किसने बनाया था? डलहौजी ने। सीधे सीधे रख लीजिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये हो पाया था, और उस वक्त जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि जो महिलाएं अपने पति को खो चुकी हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, पुनः उनको वो जिंदगी दिया जाए जो एक सामान्य महिला को मिलती है। हमारे समाज में आज भी विधवा पुनर्विवाह को लेकर के चीज़ें बहुत ही खराब स्थिति में हैं। आज भी विधवाओं के विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक कलंक है, ठीक है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद में डलहौजी ने उस वक्त इसको एक अनुमति दे दी थी। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? अब ये सवाल, और यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ कि गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है ना। इनका लगभग मतलब जो आप समझते हैं कि एक जैसा है तो वही है, बट थोड़ा सा शब्द में अंतर है, तो इसको समझ लेते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल की जब बात होती है तो वो जब शुरुआत में अंग्रेज आए तो ये एक प्रशासनिक इकाई के रूप में सबसे पहले वो बंगाल में ही अपना प्रभाव बनाते हैं। तो जो भी उसको लीड कर रहा होता है एट द टाइम, तो उसको ही बंगाल का गवर्नर कहा जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा होता है। लेकिन चूंकि इनका एक्सपेंशन बाद में धीरे धीरे बढ़ता हुआ पैन इंडिया पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में ये भारत का एक गवर्नर जनरल बनाते हैं। किसका? भारत का एक गवर्नर जनरल बनाते हैं, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड है वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है।
लेकिन आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद में 1857 के विद्रोह के बाद में चीज़ें बदल गई। अब जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के सीधे सीधे ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। किसको? ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। और इसके बाद में चीज़ें बहुत बदल गई और जब गवर्नर जनरल का पद था अब वायसराय के पद में जो है परिवर्तित हो गया। वायसराय के पद में ये परिवर्तित हो जाता है। और उस वक्त जो लास्ट भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग, यही भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। तो कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वो हेस्टिंग है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो वो कौन है? कैनिंग है। ठीक है ना, क्योंकि वही पद जो है बाद में वायसराय के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ होती है कार्नवालिस के टाइम पर। ठीक है ना, कार्नवालिस के टाइम पर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी क्या। तो जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो कर वसूलना था उसके लिए अंग्रेज़ों ने जमींदारों को ज़मीन अलाट कर दिए और उनसे एक निर्धारित कर लेने की बात कह दी और भूमि के मालिक जमींदार हो गए। इस अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त, इसमें एक सूर्यास्त का नियम होता था कि मान लीजिए जिस दिन डिसाइड है कि आज 11 तारीख को फला ज़मींदार को अपना जो है कर जमा कर देना है, तो उस दिन उनको सूर्य अस्त होने से पहले जमा कर देना है, नहीं तो अगले दिन क्या होगा कि उस ज़मीन पर क्या होगा कि बोली लग जाएगी और जमींदार से वो ज़मीन ले ली जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि कर वसूलने की एक व्यवस्था थी। तो इसके गुण और दोष क्या है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस व्यवस्था से कंपनी को जो है प्रथम रूप से काफ़ी लाभ हुआ कि कंपनी की आय जो है ना वो निश्चित हो गई। कंपनी की आय निश्चित हो गई, उसे एक निश्चित तिथि को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती थी, अतः कंपनी का बजट तैयार करने में उसको सुविधा होने लगी। इसके अलावा अब कंपनी को प्रत्येक किसान से भूमि राजस्व वसूलने के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। उसको कोई हिड़क नहीं है, जो है 10-15 एजेंट होते हैं जो कि जाते हैं सीधे ज़मींदारों से लेके चले आते हैं और उनको किसानों से नहीं वसूलना पड़ता, यानी कि जो उनका टेंशन है वो कम हो गया और अब कंपनी को अपने साम्राज्य विस्तार एवं व्यापार विस्तार का समय मिल गया। आगे देखते हैं। अब जमींदार कंपनी के स्वामी और भक्त बन गए। ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन हुए उसमें उन्होंने कंपनी की सहायता करनी स्टार्ट कर दी। जमींदार क्या थे, वो अंग्रेज़ों के साथ चले गए क्योंकि उनको मुनाफा बीच में होने लगा, वो एक मीडिएटर बन गए। इन जमींदारों ने तन मन से अंग्रेज़ों की सेवा की। अब यहाँ पर एक वर्ग तैयार हो जाता है जो अंग्रेज़ों की मदद लगातार करने की कोशिश करता है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। अब कंपनी ने उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया। जमींदारों को पूरा भरोसा दिया गया कि वह निश्चित राशि कंपनी को चुकाते रहेंगे तो अब भूमि के स्वामी बने रहेंगे और अब उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाना पड़ता था। अस्थाई बंदोबस्त से यह भी लाभ हुआ कि कृषि उत्पादन बहुत बढ़ गया। इसके फलस्वरूप बंगाल शीघ्र ही भारत के सबसे समृद्ध प्रांत में से एक हो गया। इसे व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिला। आगे देखेंगे कि राजस्व की राशि इतनी अधिक निर्धारित कर दी गई थी कि बहुत से जमींदार निर्धारित समय पर चुका नहीं पाए, जिनके कारण उनकी भूमि चली गई, उनका स्वामित्व चला गया। तो अभी ऊपर आपने देखा कि जो अच्छी बात थी उसकी कर निर्धारित हो गया, उनका हेडक कम हो गया और लाभ हुआ, काफ़ी जो है खेती बेहतर हुई, प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि राजस्व बहुत ज़्यादा निर्धारित कर दिया गया तो बहुत सारे ज़मींदार उसको जमा नहीं कर पाए और उनकी ज़मींदारी चली गई। नीलामी के समय अधिक भूमि शहर के धनी वर्ग ने खरीद लिया जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने काफ़ी राजस्व बढ़ाया और इस प्रकार जो है किसानों का शोषण बहुत बढ़ गया। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि क्या थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदार की दया पर आश्रित हो गए। ठीक है ना, जो काश्तकार है वो सीधे सीधे जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए कि जितना वो उनको देगा उतना उनको मिलेगा, क्योंकि जो भूमि के मालिक थे वो जमींदार हो गए थे। उसके घातक परिणाम जो है कृषि उपज की कमी के रूप में देखने को मिले। अस्थाई बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी
पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। कंपनी की आमदनी तो अस्थायी हो गई, लेकिन उसके खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। जमींदारों से केवल संपर्क होने के कारण आम लोगों से कंपनी का जो है एक ताल्लुकात टूट गया। इस कारण जो है एक इतिहासकार है होमलेस ने इस व्यवस्था को दुखद मूर्खता यानी कि सैड ब्लंडर कहा है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। एक इतिहासकार है होमलेस जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त को सैड ब्लंडर कहा है। तो इस प्रकार इस वीडियो में भी हमने वायसराय गवर्नर जनरल के कामों को देखा और कार्नवालिस की हमने बात की, हमने विलियम बेंटिक की बात की, कर्जन की, डलहौजी की बात की, ठीक है ना, कैनिंग की बात की। अगली क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।